वेलकम एवरीवन। यदि अंजू मैम का ये मैसेज मेरे पास नहीं आता तो मैं ये वीडियो तैयार नहीं करती। स्पेशल थैंक्स टू अंजू मैम। तो उससे पहले आता है कि बच्चों का ध्यान रखना अध्यापक का दायित्व है, मतलब छात्रों का ध्यान रखना अध्यापक का दायित्व है। हाउ टू डील क्लास 1 and 2। तो सीधे का खा गा और नहीं लिखना है हमें, और सीधे 1 2 3 4 भी नहीं, ना ही उन बच्चों को उतारने के लिए कहना है। हमें उनसे बातचीत करनी है, हमें उनके आसपास से जोड़ करके उन्हें जो चीज़ें उपलब्ध हैं उसके माध्यम से हमें बताना है। फिर आता है शैशव काल, जो कि जो शैशव काल है वो व्यक्तित्व निर्माण का काल होता है। इसमें शिक्षक की अहम भूमिका होती है। जो कक्षा 1 से 5 तक का जो बच्चा है वह हमारे शैशव काल में होता है हमारा बच्चा। तो फिर है अगला, महानिदेशक महोदय का संदेश दिया है यहाँ पर कि लगन से पढ़ाने वाले शिक्षकों को सपोर्टिव सुपरविजन द्वारा मोटिवेट किया जाएगा, और जो शिक्षक नहीं कर पा रहे हैं उन्हें भी प्रेरित किया जाएगा। तो मानना सीधी बात ये है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है और हर बच्चे के पास लर्निंग पावर अच्छी होती है और हमें उसको सीखना है। तो हमारा मॉड्यूल है आधारशिला मॉड्यूल। प्रारंभिक वर्षों 1 से लेकर 8 सालों में सीखने की गति बहुत ही अधिक होती है। तो और यहाँ पर इस मॉड्यूल में हमें गणित और भाषा विषय पर बहुत ही जोर दिया गया है, और इसमें फॉर्मल एजुकेशन कक्षा से 1 से लेकर 5 तक की जो शिक्षा है वो फॉर्मल एजुकेशन है, और रेमिडियल एजुकेशन वो है जो बच्चों को दी जानी है, जिसमें उन्हें क्या समस्या है उसका उपचार किया जाना है। पीटीए पेरेंट टीचर एसोसिएशन द्वारा संवाद के माध्यम से अभिभावकों से हमें जुड़ना है, हमें अपने बच्चों से छात्रों से जुड़ना है। फिर आता है कि हमें फॉलो करना है सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और गणित विषय में हमें ध्यान रखना है कि मूर्त वस्तुओं से हमें गिनती सिखाना है, पिक्चर्स दिखाना है बच्चों को, उनसे बात करनी है, और दीक्षा ऐप का इस्तेमाल करना है। नंबर 2, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल। दक्षताएं या लर्निंग आउटकम प्राप्त करने की इसमें टेक्निक्स दी गई हैं। इसमें विशेष दक्षताएं आना चाहिए। इसमें शिक्षण के लर्निंग आउटकम भी दिए गए हैं। इसमें हमें पाठ्य योजना बनानी है, और रेमिडियल के स्थान पर शिक्षक को बच्चों का ध्यान आकर्षित करना है। इसमें जो 18 तकनीकों के विषय में बताया गया है, यदि शिक्षक 18 इन नई तकनीकों का उपयोग करते हैं तो उनसे इन्हें विशेष लाभ होगा। जोड़ी में बच्चों को कार्य कराना है और समूह में कार्य कराना है। समूह के कार्य के अकॉर्डिंग टीचिंग प्लान एवरी वीक, मतलब प्रत्येक सप्ताह में करने हैं। और जो जोड़ी में हम काम करेंगे बच्चों को, ऐसा नहीं है कि एक बार हमने जोड़ी बना दी बच्चों की और फिर वो उसी में लगे रहें। बच्चों की बदल कर जोड़ी बनानी है, उन्हें एक से दूसरे समूह में बदलते रहना है, ताकि बच्चे एक दूसरे से सभी बच्चों को पहचाने और उनसे अपने एक दूसरे से कुछ सीखें। अपने पढ़ाने का तरीका बदलें, दूसरों के लिए उदाहरण बने। मतलब ये है इसका कि अगर हमारा बच्चा नहीं सीख पा रहा है उस तरीके से, तो अपने पढ़ाने का तरीके को बदल दें, और जो कुछ ऐसा नया तरीका खोजें जो दूसरों के लिए भी उदाहरण प्रस्तुत करें। ध्यानाकर्षण शिविर से पहले एलिमेंट्री टेस्ट जरूर लें। प्रारंभिक आकलन परीक्षा जिसे कहते हैं, सत्र के प्रारंभ में ही एक परीक्षा जरूर लेनी चाहिए। टू नो लर्निंग गैप्स। तो हमें लर्निंग गैप कहाँ पर है इसको जानने के लिए एक्सपेक्टेड, मतलब हम क्या आशा कर रहे हैं वो, और जो एक्चुअल है मतलब क्या वास्तविकता है, उसके बीच के लिए 50 दिनों का कैंप किया जाना है। और जो एक्सेप्टेड मतलब क्या एक्सेप्ट किया जाना है और क्या वास्तविकता है, उसके बीच को इसके माध्यम से ख़त्म करना है।
फिर आता है हमारा शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। शिक्षण संग्रह मॉड्यूल इट्स लाइक अ बाइबल, यह एक बाइबल की तरीके से है की तरह है। प्रार्थना समूह गान, देश गान, खेल कूद, पुस्तकालय के प्रयोग के लिए इसमें उदाहरण दिए गए हैं। फिर आता है इसमें कि प्रेरणा तालिका के अनुसार ही योजना बनानी है हमें। विद्यालय वातावरण आकर्षक हो, दीवारें ही सुंदर किताब के रूप में नजर आए। पीआरई का मतलब होता है प्रिंट रिच एनवायरनमेंट डेवलप करना है हमें, प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना है हमें अपने स्कूल में। और इसमें प्रातःकालीन सत्र की गाइडलाइन भी दी गई है। शिक्षण योजनाओं के उदाहरण दिए गए हैं। लर्निंग आउटकम के अनुसार तालिकाएं भराई जाएंगी। प्रत्येक बच्चे के लिए जो है उसका नाम लिखा जाएगा। ये प्रिंट तालिकाएं जो हैं छपी छपाई हमको ERC से उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसमें बच्चों का नाम लिखा होगा, लिखेंगे हम लोग। और फिर उसने बच्चे ने कितना चीज़ गेन कर ली है वह उसमें हमें मेंशन करना होगा। ये ऐसा इसलिए है ताकि हमारे लक्ष्य स्पष्ट हो जाएं कि हमें क्या काम आगे करना है। उन्हीं के अनुसार हमें अपनी योजना बनानी है। विद्यालय के वातावरण को अत्यंत आकर्षक बनाना है ताकि बच्चे अपने आप से सीखें, आपस में मूल्यांकन करें, बच्चे विद्यालय की ओर आकर्षित हो सकें। प्रधान अध्यापक इसमें बहुत ही लाभान्वित होंगे इस मॉड्यूल से, क्योंकि उसमें बाला जो कि बिल्डिंग एज ए लर्निंग मटेरियल के विषय में बहुत ही अधिक विस्तार से और अच्छे तरीके से बताया गया है। इसमें पहला प्रश्न आता है कि मॉड्यूल्स के अनुसार रिटन वर्क बढ़ जाएगा। लेसन प्लान जैसे कि डायरी, प्रेरणा तालिका और जैसे पाठ्य योजना, शिक्षक डायरी, प्रेरणा तालिका आदि में इसका काम बन जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर ये है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। क्लास में जाने से पहले हमें कुछ तो सोच विचार करना ही होगा। हमें योजना बनाना अति आवश्यक है। बिना योजना बनाए हमारा काम सफल नहीं होगा। फिर है हमारा दूसरा क्वेश्चन, बच्चों के विकास में मानक भाषा का प्रयोग कितना जरूरी व सहायक है। इसमें आंसर है कि कक्षा 3 तक बच्चे अपनी स्थानीय भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। उसकी स्थानीय भाषा के प्रयोग द्वारा मानक भाषा तक लाएं। यदि बच्चा अपनी स्थानीय भाषा में बोल रहा है आपसे तो उसे बात करने दें, उसको रोकें अथवा टोके ना, क्योंकि यदि आपने शुरू में ही उसको रोक दिया, टोक दिया तो बच्चा आपसे और विद्यालय से अपने आप को जोड़ पाने में अक्षम महसूस करेगा और वह उसमें एक संकोच का भाव उत्पन्न हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि आधारशिला में अभिभावक की जिम्मेदारी भी है क्या? तो इसका उत्तर है नहीं। फिर है अगला क्वेश्चन कि MHRD द्वारा निष्ठा जिसमें कि 15 मॉड्यूल है जो कि अध्यापक पर ओवरलोड है क्या? तो हमें इसमें बताया गया है कि इन्हीं 15 मॉड्यूल्स के हिसाब से हमें चलना है और इसमें मेन 3 मॉड्यूल्स पर फोकस करना है जो कि आपकी निष्ठा की ट्रेनिंग हुई थी। फिर इसमें अगला क्वेश्चन आता है कि यदि बच्चा प्रेरणा तालिका में दी गई दक्षताएं प्राप्त ना कर पाए तो क्या उसे दोबारा उसी कक्षा में रखा जा सकता है? तो इसमें है कि नहीं। और इसमें स्पेशल कैंप जो समर वेकेशन में होते हैं बहुत ही सहायक होंगे। इफ़ गिवन सब स्पेशल अटेंशन, यदि उन बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो इसका सही उत्तर है कि नहीं रखा जा सकता है। ये एक प्रशासनिक समस्या भी है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि दीक्षा ऐप पर जूनियर स्तर पर सामग्री की कमी है। प्राथमिक के सापेक्ष जूनियर में दीक्षा ऐप इतना लाभदायक नहीं है। तो जूनियर स्तर पर यदि बात करें तो हिंदी, मैथ, साइंस, SST पर काम ज़्यादा हुआ है, इंग्लिश पर काम कम हुआ है। क्यों? इसकी एक महत्वपूर्ण वजह है कि विशेषज्ञ कम मिल पाए हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रेरणा सूची एवं प्रेरणा तालिका में क्या अंतर है। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेरणा सूची में जो है वह लक्ष्य हैं और जो प्रेरणा तालिका है वो इंटरनल असेसमेंट है। इसके माध्यम से ये आकलन प्रपत्र है एक तरीके का कि इसमें ये सब भरा जाना है। बच्चे का नाम भी भरा जाएगा, हर प्रति माह इसको भरा जाएगा
किस बच्चे ने कितना प्राप्त किया। लर्निंग आउटकम को तालिका में अंकित करना है कि किस बच्चे ने कितना कुछ सीख लिया है या नहीं सीखा है, तो उसके लिए हमें योजना बनानी है। अगला क्वेश्चन आता है कि भाषा के विकास में मानक भाषा मौखिक भाषा में कितनी सहायक है। तो इसका उत्तर है कि कक्षा 1, 2, 3 में स्थानीय भाषा का प्रयोग करके भाषा का ही विकास करना है हमें, ताकि बच्चों के स्तर तक हम पहुँच। फिर अगला क्वेश्चन है कि आधारशिला में बच्चे के परिवार की जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं क्या। तो इसमें इसका उत्तर दिया गया है कि हम आपको ही प्रेरित कर सकते हैं, अभिभावक को नहीं। अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कक्षा 6 में यदि अक्षर ज्ञान ना हो तो क्या करें। मतलब यदि जो प्राथमिक से जो कक्षा 6 में बच्चे जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें अपने स्तर के हिसाब से ज्ञान नहीं होता है। इसकी कई सारी वजह भी हो सकती हैं कि बच्चा रेगुलर ना रहा हो विद्यालय में, या अन्य भी कोई कारण हो सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ध्यानाकर्षण शिविर में यही सब वर्णित किया गया है। और इसमें शुरुआत में ही हमें आरंभिक टेस्ट लेकर विश्लेषण करना होगा और आकलन परीक्षा में 15 प्रश्नों का समावेश करना होगा, जिसमें से 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रखने होंगे और 5 प्रश्न सब्जेक्टिव रखने होंगे। और बहुत कठिन प्रश्न पत्र नहीं बनाना है। और बच्चे के हमें जो आकलन हम करेंगे उसमें हमें बच्चों को A, B, C, D और E कैटेगरी में डिवाइड करना है। उसी के हिसाब से हमें काम करना है। और जिसमें से C, D और E पर हमें विशेष तौर पर ध्यान देना है, उनको पुश अप करना है, उनको आगे बढ़ाना है, ध्यानाकर्षण करना है। ध्यानाकर्षण में यहाँ जो मॉड्यूल है इसमें ये है कि किसका ध्यान किसकी तरफ, तो शिक्षकों का ध्यान बच्चों की तरफ होना चाहिए। इसमें इस तरीके से बताया गया है। तो आप इन तीनों मॉड्यूल का अच्छे से अध्ययन करें, क्योंकि यहाँ पर विभाग द्वारा इसके प्रश्नोत्तरी समय समय पर इसका आकलन किया जाना है और स्वतंत्र संस्था द्वारा इन सभी का आपके विद्यालय में आकर के मूल्यांकन किया जाएगा। और यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें इन तीनों मॉड्यूल्स को अच्छे से याद कर समझ लेना है और अच्छे से अध्ययन करना है। प्रेरणा लक्ष्यों को याद कर लेना है। और प्रेरणा लक्ष्यों को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक का एक मैंने वीडियो बनाया था, जो कि आपको जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और यहाँ पर जो आप यदि तीनों मॉड्यूल की सॉफ्ट कॉपी यदि आपके पास नहीं है तो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कि मैंने तीनों का लिंक दिया है, आप वहाँ से जाकर के वो डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि आपको BC से इन तीनों मॉड्यूल्स की बाद में हार्ड कॉपी भी प्रदान की जाएगी। इसी के साथ धन्यवाद।